नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है म्यूटेशन या दाखिल खारिज या नामांतरण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए मैं शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले म्यूटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसे अपने दर्शकों से शेयर करना जरूरी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संपत्ति या जमीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराने से उस संपत्ति या जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज से न तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और न ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार यदि संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई विवाद है या विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की मांग की जाती है तो पार्टी जो अधिकार के आधार पर टाइटल या स्वामित्व का दावा कर रही है उसे वसीयत को लेकर उपयुक्त सिविल कोर्ट का रुख करना होगा। सिविल कोर्ट में अपने अधिकारों को तय करना होगा। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक दाखिल खारिज की एंट्री की जा सकती है। म्यूटेशन या दाखिल खारिज के बारे में कानून क्या कहता है या कानून में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, जरा इसे भी दर्शकों के साथ शेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के बाद उस संपत्ति का दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही कानूनी रूप से ज़मीन का क्रेता अर्थात खरीदने वाला उस ज़मीन का मालिक बनता है। दाखिल खारिज के बाद ही किसी संपत्ति के मालिक के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में आता है। दाखिल खारिज करने के लिए अपने अंचल में अथवा तहसील में आवेदन करना होता है। आवेदन में जमीन विक्रेता तथा क्रेता का नाम तथा पूरा पता के साथ में जमीन की सभी जानकारी जैसे जमीन का रकबा, लोकेशन, संबंधित कागज की जानकारी देनी होती है। किसी संपत्ति या जमीन का म्यूटेशन दिखाता है कि एक संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया है। यह करदाताओं की जिम्मेदारी तय करने में भी अधिकारियों की मदद करता है। इससे किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता। दाखिल खारिज के नाम से लोकप्रिय यह प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। दाखिल खारिज एक बार में पूरा होने वाला काम नहीं है। इसे समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होती है। शर्मा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि म्यूटेशन या दाखिल खारिज क्या होता है। क्या म्यूटेशन कराने से संपत्ति या जमीन का मालिक या स्वामी बन जाता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? इससे हमारे दर्शकों को सरल भाषा में तथा एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करें। जी, धन्यवाद कृपानंद जी। जैसा कि आपने बताया कि दाखिल खारिज क्या होता है, उसे सरल भाषा में बताने के लिए आपने मुझे पूछा है। तो सबसे सरल भाषा यह है कि म्यूटेशन एक औपचारिक प्रक्रिया है जो यह बताती है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है या कौन इसका स्वामी है और राज्य को किस से इस संपत्ति का कर लेना है। क्योंकि राज्य का कार्य है कि किसी भी संपत्ति का कर लेना, तो वो किस व्यक्ति से वो संपत्ति का कर लेगी, तो इस बात का एक रिकॉर्ड है। तो जो विक्रेता है
विक्रेता ने तो अपनी ज़मीन बेचने के बाद पैसे ले लिए, उसका कार्य खत्म हो गया। लेकिन अब जो क्रेता है जिसने वो ज़मीन खरीदी है, अब राज्य के रिकॉर्ड में कैसे उसका नाम आएगा, तो उसको हम दाखिल खारिज कहते हैं कि म्यूटेशन हमें करानी है, सरकार को बताना है कि भाई ये ज़मीन मैंने खरीद ली है, आज के बाद इसका स्वामी मैं हूँ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसका नाम जब वहाँ से खारिज हो गया हट जाएगा, और जो जिसने खरीदा है उसका नाम दाखिल हो जाएगा, यानी उसका नाम उस पर चढ़ जाएगा और वह टैक्स अब अदा करेगा, वो टैक्स अदा करेगा। तो म्यूटेशन का पर्पज सिर्फ इतना है कि सरकार को यह बताना कि भैया आपके पास जो रिकॉर्ड है, सरकार के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन सी भूमि किसके स्वामित्व में क्या है, तो वो उसको अपडेट कर ले कि आज के बाद इसका स्वामी यह व्यक्ति हो गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भूमि है, आवासीय भूखंड है या मकान है, जितनी बार खरीद बिक्री होगी उतनी बार उसका अपडेट होगा, ये दाखिल खारिज के बिल्कुल उसका उतनी ही बार अपडेट कराना पड़ेगा। तो यह सरकार को बताना पड़ेगा कि अब तक ये संपत्ति इस व्यक्ति की थी और इस विक्रय विलेख के बाद या इस वसीयत के बाद या उत्तराधिकार के माध्यम से ये संपत्ति का मालिक अब ये व्यक्ति बन गए हैं। तो सरकार अपने अभिलेखों को करेक्ट कर देगी, अपडेट कर देगी और उस व्यक्ति का नाम उसमें चढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ जो सरकार को टैक्स देने के रूप में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मालिकाना हक के बारे में बताया गया है, जो क्या दाखिल खारिज से मालिकाना हक मिल जाता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जी देखिए, जहाँ तक मालिकाना हक का सवाल है, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपना म्यूटेशन करा लिया, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं और उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो हर चीज़ को पहले वेरीफाई करे। तो जो उसके पास दस्तावेज आते हैं, जो प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके आधार पर वह दाखिल खारिज कर देती है। अगर मान लीजिए किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाए, कोई विक्रय विलेख बना लिया या कोई वसीयत बना ली और वो आके कहता है कि भैया मैं ये इस संपत्ति का मालिक हूँ, तो उसको वो चढ़ा दिएगा। लेकिन अगर उस मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए दो भाइयों में विवाद हो गया या किसी तीसरे व्यक्ति ने विवाद किया कि भाई ये विक्रय विलेख तो फर्जी है, किया ही नहीं गया है, तो उस कंडीशन में, उन परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति एग्रीव्ड है, जो उस कृत्य से जिसको नुकसान हुआ है, वो अदालत को अप्रोच करेगा, सिविल कोर्ट को अप्रोच करेगा। सिविल कोर्ट फिर उसमें टाइटल डिसाइड करेगी कि इसका मालिक कौन है। वो जो व्यक्ति वादी है, वादी अपना पक्ष रखेगा, अपने साक्ष्य रखेगा, प्रतिवादी है वो अपने साक्ष्य रखेगा, और उसके बाद जब कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भैया इसका जो मालिक है वो एक्चुअल में ये है, तो उस जजमेंट के आधार पर वह व्यक्ति फिर सरकार के पास आएगा और कहेगा कि भैया इसका मालिक मैं हूं, जो आपने चढ़ाया हुआ है, ये जो गलत चढ़ाया हुआ है, इसको करेक्ट किया जाए। तो राज्य सरकार उस निर्णय के आधार पर, न्यायिक निर्णय के आधार पर अपने उन रिकॉर्ड्स को दोबारा से करेक्ट करेगी और उस पर लिख देगी कि सिविल न्यायालय के इस आदेश संख्या के अनुसार इस व्यक्ति को इसका मालिक बताया गया है और आज के बाद ये मालिक है, और फिर उसका नाम उसमें दाखिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि म्यूटेशन में कोई विवाद आता है, किसी तरह का कोई झंझट आता है, तो इस पर टाइटल शूट करके उसको ठीक कराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर म्यूटेशन को लेकर, स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है, तो वो सिविल न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित कराकर उसको ठीक कराया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि म्यूटेशन जो है वो स्वामित्व नहीं बताता, बस एक टैक्स लेने की प्रक्रिया, वो टैक्स लेने की एक प्रक्रिया है, या रिकॉर्ड के अनुसार ये बताने की प्रक्रिया है कि आज की डेट में इस व्यक्ति का, मतलब इस संपत्ति का मालिक ये व्यक्ति है, इसके नाम पर ये चढ़ी हुई है। वो सिर्फ इतना बताता है कि सरकार के खातों में, सरकार की किताबों में यह संपत्ति इस व्यक्ति के नाम दर्ज है। अब उसका स्वामी कौन है, यह अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो उसी को स्वामी मान लिया जाएगा, लेकिन अगर स्वामित्व को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसका फैसला फिर सिविल न्यायालय करेगा, वो भी टाइटल सूट के तहत।
शर्मा जी, म्यूटेशन कहाँ कराया जाता है? आवासीय भूमि, कृषि भूमि और औद्योगिक भूमि का दाखिल खारिज या नामांतरण किस कार्यालय में होता है? म्यूटेशन कराने की प्रक्रिया क्या होती है? क्या अलग अलग राज्यों में म्यूटेशन की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है? दिल्ली में म्यूटेशन कैसे होता है? म्यूटेशन या नामांतरण कराने में आवश्यक दस्तावेज क्या लगते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा है, तो म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग सभी राज्यों में एक समान है। जहाँ आवासीय भूमि है तो आवासीय भूमि का जो म्यूटेशन होता है वो प्रत्येक जिले में जो नगर निगम है वहाँ होता है। और अगर वह भूमि विकास प्राधिकरण की है तो जो उस जिले का विकास प्राधिकरण है वहाँ होगा। और अगर औद्योगिक है तो जिला लघु उद्योग निगम होता है हर जिले में। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो DSIDC है। तो इस तरह से हर जिले में एक जिला लघु उद्योग विकास निगम होता है, तो वहाँ पर होती है। और एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, तो वहाँ तहसील स्तर पर उसका म्यूटेशन होता है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जहाँ कृषि भूमि है उसका तहसील में होगा, और निगम से संबंधित भूमि है तो MCD में या NDMC में होगा। अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमि है या भवन है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने बहुत सारी भूमि को एक्वायर करके डेवलप किया है, तो उनको जो है वहाँ DDA में उसका म्यूटेशन होगा। और अगर औद्योगिक है तो दिल्ली का जो DSID है तो वहाँ होगा उसका। तो इस तरह से जिस तरह की भूमि है, जिस प्रकार की भूमि है, उसका वहाँ पर उसका म्यूटेशन होगा। दूसरी बात यह है कि म्यूटेशन के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति म्यूटेशन इस आधार पर करा रहा है कि उसने वो संपत्ति परचेज की है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है या भवन है, चाहे औद्योगिक है, तो जब उसने अगर वो परचेज की है तो आवेदन के साथ विक्रय अभिलेख उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भाई इस विक्रय अभिलेख यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इस सब रजिस्ट्रार के हैं, और उसके आधार पर मैंने ये जमीन या संपत्ति खरीदी है, तो उसका रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा। दूसरा एक होता है वसीयती उत्तराधिकार। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति ने वसीयत कर दी है तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको उस वसीयत की प्रति, अनुप्रमाणित प्रति, जिसे कहते हैं, बहुत सारी जगह प्रोवेट का प्रोविजन है कि अगर कोई बिल है तो उस बिल को न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कराया जाता है कि यह बिल ठीक है, तो उस अनुप्रमाणित प्रति को लगाकर उसका म्यूटेशन कराया जा सकता है। और जहाँ निर्वसितीय वसीयती उत्तराधिकार है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है और कोई उसमें वसीयत नहीं हुई है, तो उस स्थिति में हम एक SDM से जो सर्वाइवर मेंबर सर्टिफिकेट होता है, हम उसे बोलते हैं कि जो कि भाई इस व्यक्ति के वारिसान सर्टिफिकेट बोलते हैं, या वंशावली सर्टिफिकेट, कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के बाद उनके ये वारिस हैं, तो उस सर्टिफिकेट को लगाकर और उस संपत्ति का ब्यौरा देकर भी उसका म्यूटेशन कराया जा सकता है। तो जितने भी उसके वारिस होंगे उन सबके नाम में वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, उसका, उन लोगों का नाम उस व्यक्ति के वारिसों के रूप में वहाँ दर्ज हो जाएगा। शर्मा जी, वसीयत के मामले में म्यूटेशन कराने के लिए पार्टी को सक्षम दीवानी न्यायालय में ही क्यों जाना पड़ता है? अर्थात कोर्ट से म्यूटेशन के लिए आदेश पारित कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वसीयत के मामले में म्यूटेशन सीधे अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय, नगर निगम, औद्योगिक विकास निगम कार्यालय आदि से क्यों नहीं होती है? देखिए, जो लॉ ऑफ विल्स है, जो वसीयत के लिए कानून बनाया गया है, उसमें यह है कि वसीयत तो कोई भी व्यक्ति कर देता है, लेकिन उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए राज्य सरकार के जो कानून है उसमें प्रोवेट का प्रोविज़न है कि उस वसीयत को न्यायालय के द्वारा अनुप्रमाणित कराया जाए, उसकी परिवीक्षा कराई जाए, प्रोवेट कराई जाए,
तो न्यायालय उसमें आदेश पारित कर देता है कि हाँ ये वसीयत ठीक है, सर्टिफाई कर देता है। देन आप उस वसीयत को लेकर आप निगम कार्यालय में या औद्योगिक विकास निगम है या आपका विकास प्राधिकरण है या जो भी, या तहसील है, जो भी सक्षम कार्यालय है, वहाँ आप जाएंगे और कराएंगे। तो ये तो एक नियम है। अब जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रोबेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है, अन्य राज्यों में मैंडेटरी है। ये राज्य सरकारें अलग अलग अपने नियम कानून बनाती हैं, दिल्ली में वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई विल है तो उसको मैंडेटरी नहीं है कि आप न्यायालय में जाके उसे प्रोबेट कराएं ही कराएं। तो कई बार क्या होता है कि हमने जब म्यूटेशन करा लिया उसके बाद वो बिल चैलेंज हो जाती है, तो हाँ विवाद हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारी राज्य सरकारों ने कानून बनाया हुआ कि पहले उसे अनुप्रमाणित करा लें, जिससे कि उसका डिस्प्यूट बाद में पैदा ना हो, कि बाद में एक भाई आ गया, बहन आ गई कि भैया ये वसीयत फर्जी है, ये मेरे फादर ने की नहीं, ये फौज बनाई हुई है। तो उन सब विवादों से बचने के लिए राज्य सरकारों ने कानून बनाया कि उन्हें अनुप्रमाणित कराएं। तो जब एक बार वो अनुप्रमाणित हो जाती है न्यायालय के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा, तो इनको निगम को कोई आपत्ति नहीं होती और वो सीधे सीधे उसको म्यूटेशन कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि म्यूटेशन कर दिया, बाद में झगड़ा पैदा हो गया कि जी ये तो वसीयत फर्जी है, मेरे फादर की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी या कि वो वसीयत कर सकें, वो बीमारी से ग्रसित थे या कुछ और थे, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, तमाम सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सिविल न्यायालय का आपको सहारा लेना पड़ता है। अब दिल्ली में जैसे प्रोबेट का प्रोविज़न नहीं है तो आप डायरेक्ट भी जाके म्यूटेशन करा सकते हैं, लेकिन कई बार वो भी बिल चैलेंज हो जाती हैं, तो फिर बाद में उनमें फिर बदलाव लाना पड़ता है कि अगर बिल चैलेंज हो गई और बिल चैलेंज होने के बाद अगर निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं आया और सरकार ने कहा कि नहीं बिल, मतलब न्यायालय कहता है कि बिल जो है फोर्ज्ड है या फैब्रिकेटेड है या ये ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो अन्य उत्तराधिकारी हैं उनका भी उसमें भाग आ जाता है, तो फिर म्यूटेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि म्यूटेशन कराने से पहले आप उस बिल को अनुप्रमाणित करा लें, न्यायालय के द्वारा प्रोवेट करा लें। जब प्रोवेट हो जाएगी तो आप जाएं। इसीलिए बहुत सारे राज्यों में डायरेक्टली तहसील या निगम वसीयत के मामले में डायरेक्टली म्यूटेशन नहीं करते। शर्मा जी, यदि संपत्ति या जमीन बाप दादा से आई हुई है तो इस मामले में म्यूटेशन कैसे होता है? कहने का मतलब ये है कि पैतृक संपत्ति का म्यूटेशन कैसे कराया जाता है? उत्तराधिकारी के नाम से संपत्ति कैसे आता है? कृपानंद जी, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया कि जहाँ पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं से संपत्ति आती है और उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो वसीयती उत्तराधिकार और दूसरा निर्वसित वसीयती उत्तराधिकार। तो जहाँ पर वसीयत है तो वसीयत को प्रोवेट करा के आप उसको करा सकते हैं। इसके हाँ, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। दूसरा, जहाँ पर वसीयत नहीं है, आपको एसडीएम ऑफिस से वारिसान सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वारिसान सर्टिफिकेट जब आपका बन जाएगा, जब एसडीएम ये बता देगा कि इस मृतक के ये वारिस हैं, तो आप उस वारिसान सर्टिफिकेट को लेकर आप जाएंगे और आवेदन देंगे कि भैया फलां व्यक्ति के हम लोग वारिस हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट उनका लगा देंगे और वारिसान सर्टिफिकेट लगा देंगे कि भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब उनके बाद हम उनके उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी होने के नाते यह संपत्ति अब हमारे नाम में नामांकन ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो उनका नाम खारिज करके आपका नाम दाखिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से म्यूटेशन हो जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा ये दर्शक के तरफ से ये जानना चाहता हूँ, जैसे वारिसान सर्टिफिकेट आपने कहा या वंशावली सर्टिफिकेट आपने कहा, तो क्या ये वारिसान सर्टिफिकेट को एसडीएम कार्यालय से अनुप्रमाणित या प्रमाणित सर्टिफाइड किया जाता है, या पंच मुखिया जो सरपंच मुखिया होता है वहाँ से, या कि वार्ड से जो पार्षद वगैरह होते हैं, तो कहाँ से ये वारिसान सर्टिफिकेट को ऑफिशियली मान्यता कहाँ से प्राप्त होगी? देखिए, इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी है जो वारिसान सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। जैसे गांव हैं तो गांव में ग्राम पंचायत
के पास पावर होती है, जो ग्राम पंचायत का अधिकारी है वो प्रमाणित करके देगा कि भैया इन व्यक्ति के ये वारिस हैं। अगर वो उसके बाद तहसील स्तर पर आपके एसडीएम होते हैं, उपखंड अधिकारी, उपखंड जिला अधिकारी, तो उनके पास पावर होती है। तो आप उसमें आवेदन करेंगे कि ये हम वारिसान हैं और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद हम लोग वारिसान हैं। आप अपना शपथ पत्र भी देंगे। तो शपथ पत्र देने के बाद फिर जो उपखंड जिलाधिकारी है वो तहसीलदार को या पटवारी को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजेगा कि आप इसकी जांच करें और जांच करने के बाद हमें बताएं, आख्या दें। तो वो तहसीलदार या पटवारी आएगा, जहां भी वो व्यक्ति रहता है वहां आकर वो जांच करेगा और जांच करने के बाद, जैसे गांव में रहता तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे भी पूछेगा, गांव में उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछेगा और अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि मैंने इनकी जांच कर ली है और इस व्यक्ति जिसके लिए आवेदन किया गया है उस व्यक्ति के यही लोग वारिसान हैं। और जब उसकी रिपोर्ट उपखंड जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी, एसडीएम के पास पहुंच जाएगी, तो एसडीएम उस पर अपना वारिसान सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। तो वो अपने आप में एक अथॉरिटी है, उसको कहीं भी से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में सक्षम अधिकारी है उस वारिसान सर्टिफिकेट को निर्गत करने के लिए, इश्यू करने के लिए। तो उसकी उस पर स्टाम्पिंग होगी, उसके साइन होंगे, तो वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जिसको अलग से आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जब बनाते हैं तो वो पूरी चीज़ें जांच करके बनाते हैं। आपका तो आप तो अपना आवेदन देंगे ही देंगे और आवेदन के साथ अपना शपथ पत्र देंगे ही देंगे, लेकिन उस आवेदन पर जिलाधिकारी एसडीएम जो हैं वो जांच कराएगा। वो अपने से निम्नतर किसी भी अधिकारी को, चाहे वो तहसीलदार हो या पटवारी हो या जो भी हो, किसी को भी वो नियुक्त कर सकता है कि भैया इस पे जांच करके आप अपनी रिपोर्ट दो। तो वो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी जांच की, तब तक वो उसको नहीं इश्यू करेंगे। जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ यह बात ठीक है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वह व्यक्ति वाकई उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी है और उसमें जो नाम दिए गए हैं वो उसके उत्तराधिकारी हैं या नहीं है, तब जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब वो उस वारिसान सर्टिफिकेट को बनाएंगे और फिर वो वारिसान सर्टिफिकेट अपने आप में सक्षम है पूरी तरह से। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको फिर फर्दर आपको कहीं अनुप्रमाणित कराना, सर्टिफाई कराना है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वारिसान सर्टिफिकेट पर चैलेंज हो जाता है और कहा जाता है कि जिसमें जो सहवारिस है या उत्तराधिकारी है उनका नाम छुपाया गया है। मान लीजिए 4 भाई है, तो 4 भाई जो है गांव में एक ही भाई रहता है, बाहर 3 भाई रहता है, बहन भी है, बहन शादी हो गई, ससुराल चली गई। तो इसमें जो गांव में रहता है वो भाई क्या करता है, जो उनका जो 1-2 भाई से जो उनका जो संबंध सही है तो उनका नाम दे दिया, बाकी जो और भाई है या बहन है उनका नाम जो वारिसान सर्टिफिकेट से हटा दिया जाता है जी। और वारिसान सर्टिफिकेट से हटा दिया जाता है तो फिर जब वारिसान सर्टिफिकेट पर चैलेंज होता है तो उसको कैसे ठीक कराया जाए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मली ये होता है कि प्रार्थी ने आवेदन दिया और उस आवेदन के साथ वो एक शपथ पत्र भी देता है कि हम इनके वारिसान हैं, और जो भी वारिसान हैं उनका नाम डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो और फिर मैंने उसके बाद बताया कि उसके बाद जो अधिकारी है वो उसकी जांच के आदेश भी देता है कि वो जाएं और गांव में जांच करें। तो इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि जब अधिकारी जांच कर रहा है तो गांव में कोई भी, अगर मान लीजिए पड़ोसी से पूछा तो वो बता ही देगा कि भाई इनके ये अकेले नहीं है, इनके और भी भाई बहन हैं जिनमें से किसी की शादी हो गई है, कोई बाहर रह रहा है, तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कुछ मैनेज किया है, अधिकारियों से मिल के अगर कुछ गड़बड़ की है, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य उत्तराधिकारी हैं वो एक आवेदन देंगे और आवेदन देने के साथ साथ उसमें इस बात के साक्ष्य भी देंगे
कि हम उस व्यक्ति के, जिस मृतक के विषय में ये वारिसान सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था जिसमें हमारा नाम नहीं था, हम भी उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं और उस साक्ष्यों के आधार पर उसको चैलेंज करेंगे, तब जो उपखंड जिलाधिकारी है, एसडीएम है, वो उस वारिसान सर्टिफिकेट को करेक्ट कर देगा। और उसके आधार पर जो म्यूटेशन गलत भी हो गया है, मान लीजिए उन्होंने गलत वारिसान सर्टिफिकेट के आधार पर म्यूटेशन भी करा लिया है, तो फिर वो उस नए वारिसान सर्टिफिकेट को लेकर वहां जाएंगे कि भैया मैंने ये चैलेंज किया था और आपने जिस आधार पर ये म्यूटेशन किया है वो गलत वारिसान सर्टिफिकेट के आधार पर किया है, उसको निरस्त कर दिया गया है, अब ये नया वारिसान सर्टिफिकेट है, हम भी उनके उत्तराधिकारी हैं, तो हमारा नाम भी शामिल किया जाए। तो फिर वो जो म्यूटेशन है उसमें वो दाखिल खारिज में वो संशोधन करके उनका नाम भी डाल दिया जाएगा। शर्मा जी, मान लीजिए किसी परिवार में 2 भाई और 2 बहन है, दोनों बहन की शादी हो चुकी है और वो दोनों अपने अपने ससुराल में रहती है। छोटा भाई रोजी रोटी कमाने अपने गांव से दूर किसी शहर में चला जाता है और उसका अपना गांव आना जाना कम हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर बड़ा भाई पैतृक संपत्ति या ज़मीन का अपने नाम से म्यूटेशन करा लेता है। तहसील कार्यालय में अपने छोटे भाई और अन्य दोनों बहनों का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर छुपाया जाता है। अब कहता है कि संपत्ति का पूरा मालिक मैं हूँ, क्योंकि संपत्ति का म्यूटेशन मेरे नाम से है, किसी को अब हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या बड़ा भाई का ये कहना सही है? बिल्कुल नहीं, बड़े भाई का यह कहना सर्वथा गलत है। मैं जब भी पिता माता की मृत्यु हो तो आप तुरंत यह कार्य करें कि सबसे पहले वारिसान सर्टिफिकेट बनवाएं और जो प्रॉपर्टी के म्यूटेशन वगैरह है वो आप तुरंत के तुरंत करा लें। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पाया है तो सजग रहें, और जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके भाई उस पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं अब इसका मालिक मैं हूँ, मैंने म्यूटेशन करा लिया, तो तुरंत तहसील स्तर पर जाकर एसडीएम से मिलकर उसके जो पुराना वारिसान सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करा के नया वारिसान सर्टिफिकेट बनवाएं, वहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। और एक और कार्य करें कि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी एक सूचना दे दें कि इस संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है और हम भी इसके बारे से, इसलिए इसका कोई भी विक्रय अभिलेख पंजीकृत न करें। तो एक सूचना चली जाएगी, तो उस व्यक्ति के लिए उसके भाई के लिए उसको बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और हो सके तो सिविल कोर्ट में जाके उस पर एक इंजंक्शन भी ले लें, हाँ, व्यादेश ले लें, जिससे कि वह उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर पाए। तो इस तरह की कुछ प्रक्रिया हैं जिनको उनको करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और तहसील में तुरंत आपत्ति दर्ज करा के अपना नया वारिसान सर्टिफिकेट बनवा के और उसे प्रस्तुत कर अपना जो म्यूटेशन जो उसने ठीक कराएं, संशोधित कराएं, तो उसे संशोधन के बाद जब उनका नाम चढ़ जाएगा तो वो चीज़ें दुविधाएं दूर हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए भाई ने प्रॉपर्टी बेच दी है तो आपको फिर सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, दीवानी न्यायालय में जाके एक बात डालना पड़ेगा और जो उसने विक्रय अभिलेख किया है उसको निरस्त कराना पड़ेगा। शर्मा जी, यदि संपत्ति पैतृक है और विक्रेता ने अपने सह उत्तराधिकारी या सहवारिश का नाम म्यूटेशन में जानबूझकर नहीं दिया है, लेकिन खरीदार ऐसी संपत्ति को बिना किसी जांच पड़ताल के विक्रेता से खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता कि इस संपत्ति का विक्रेता के अलावा और भी उत्तराधिकारी या वारिस है। अब जो सह उत्तराधिकारी या सहवारिस है अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाता है और उस सेल डीड या रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। क्या वह सह उत्तराधिकारी या सहवारिस उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकता है। जो क्रेता है, खरीदने वाला है, अगर वो किसी संपत्ति को खरीद रहा है तो उसको उस संपत्ति के विवरणों के बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए और उसे पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि वह उसका स्वामी कौन है, उसका कोई सह उत्तराधिकारी तो नहीं है,
उस जो स्वामी है वो किस तरह से स्वामी बना है, वह किसी विक्रय विलेख के माध्यम से स्वामी बना है या वसीयत के माध्यम से स्वामी बना है या उत्तराधिकार के अनुरूप स्वामी बना है। तो अगर मान लीजिए उत्तराधिकार के अनुसार वो स्वामी बना है तो उसका कोई सह उत्तराधिकारी या सह स्वामी तो नहीं है, इस बात की जांच परख कर लेनी चाहिए। क्योंकि विक्रेता को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पैसे ले लेगा। क्रेता के लिए ये दिक्कत हो जाएगी कि वो पहले एक बार उस संपत्ति का जो मूल्य है वो चुका है, और अगर मान लीजिए बाद में उसका कोई सह स्वामी या सह उत्तराधिकारी आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए अगर बात डालता है तो उसे उस बात को भी लड़ना पड़ेगा और हो सकता है कि उस संपत्ति से भी हाथ धोना पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेता है उसको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की आवश्यकता है और वो सारी जांच पड़ताल कर ले। और कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, तहसील में सारा रिकॉर्ड उपलब्ध होता है या नगर निगम में जहाँ भी वो म्यूटेशन हुई है प्रॉपर्टी, तो म्यूटेशन के वक्त भी सारा रिकॉर्ड होता है उपलब्ध कि म्यूटेशन किस आधार पर उस व्यक्ति को किया गया है। तो वो इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल जरूर कर ले। और अगर मान लीजिए किसी विक्रय विलेख के माध्यम से वो प्रॉपर्टी उसके पास आई है तो वो इस बात की भी जानकारी कर ले कि उसके पास पूरी चैन है या नहीं है, जहाँ से वो ओरिजिन हुई है संपत्ति का सोर्स, वहाँ से लेकर अब तक उसकी जो चैन है उसके बारे में भी जानकारी कर सकता है। और जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पर बहुत सालों के जो रिकॉर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। तो आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस भूमि से संबंधित, उस संपत्ति से संबंधित कोई और विक्रय विलेख निष्पादित तो नहीं हुआ है या कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं रजिस्टर हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप उसको जानकारी कर लेनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है, तो उसका उनको फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज वो डबल विक्टिमाइज हो जाएंगे कि एक बार संपत्ति का मूल्य दे दिया, फिर वो केस लड़ रहे हैं और केस लड़ने के बाद संपत्ति से भी हाथ धो रहे हैं। अगर कहीं पर कोई सह स्वामी अस्तित्व में आ जाता है और वो केस डालता है और इनकी सेल डीड कैंसिल करा देता है तो वो केवल उतने अंश तक ही संपत्ति को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जितने का जिस स्वामी से उन्होंने वो भूमि क्रय की है वो अंशधारक था। अगर मान लीजिए कि कोई उत्तराधिकारी, 4 उत्तराधिकारी हैं और उसका जिससे उन्होंने खरीदी है वो 1/4 का शेयर होल्डर है, अंशधारक है, 1/4 का, तो वो पूरी की पूरी ज़मीन की विक्रय विलेख निष्पादित नहीं कर सकता, पूरी डीड, उसकी सेल डीड नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने पूरी ज़मीन बेच दी है और बाकी के 3 सह उत्तराधिकारी आ जाते हैं और वो कोर्ट में दावा प्रस्तुत करते हैं कि इस सेल डीड को खारिज किया जाए, तो जो क्रेता है वो केवल उस अंश तक ही उस संपत्ति में से हिस्सा ले सकता है जितना उस विक्रय विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति का हिस्सा बनता था। तो ऐसी स्थिति में क्रेता को तो सजग रहना ही चाहिए। और यह बिल्कुल ठीक बात है जो आपने सवाल पूछा है कि क्या सह उत्तराधिकारी अगर गलत म्यूटेशन करा लिया किसी एक भाई ने या अन्य सहवारिस ने और गलत म्यूटेशन के आधार पर उसने संपत्ति बेच दी है, तो दूसरा जो सह उत्तराधिकारी है या तो उसको ये राइट है कि वो न्यायालय से जाके पहले तो सबसे पहले अपने म्यूटेशन को ठीक कराए और न्यायालय में जाके उस सेल डीड को भी खारिज कराए और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं इसका सह उत्तराधिकारी हूँ, ये इस भूमि में मेरा भी हिस्सा बनता है। और अगर न्यायालय में वह यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि वह उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी है और म्यूटेशन गलत हुआ है, तो न्यायालय उस म्यूटेशन को भी ठीक करने के आदेश दे देगी और उस विक्रय विलेख को भी निरस्त करने के आदेश, खारिज करने के आदेश दे देगी। आज के चर्चा में बस इतना ही। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कृपानंद जी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स को देना ना भूलें।
स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।